नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने और जातिगत जनगणना कराने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू करने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी की 4 अन्य बड़ी घोषणाएं क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन, इसका विरोध करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होने चाहिए। मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा किया गया है। इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या फिर संसद की सदस्यता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा या किसी के फॉर में, किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है। इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। जिसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो भरोसे की गारंटी है और भ्रम का पुलिंदा जो उनके बयान से लेके और फोटो तक दिखाई पड़ रहा है। देश की जनता, विवेकपूर्ण जनता, इसके ऊपर सम्यक विचार करेगी। और हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। वैभव, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात की है। कमोबेश ये वही बातें हैं जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान भी की गई थी। कांग्रेस का क्या कहना है कि क्यों जरूरत पड़ गई है ये न्याय दिलाने की
खासतौर से अब वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं विपक्ष में रहने के बाद? क्या उन्हें लगता है कि सत्ता में आएंगे तो इनको पूरा करना उनके लिए आसान होगा? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस ने ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, करीब 48 पन्नों का मैनिफेस्टो है और ये मेरे पास है। इसमें इस मैनिफेस्टो को नाम दिया गया न्याय पत्र 2024। फ्रंट पर आपको कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब की फ़ोटो दिखेगी और राहुल गांधी, नीचे भारत जोड़ो यात्रा की फ़ोटो है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो एक तरह से जनता की आवाज़ जो अभी कांग्रेस के नेताओं ने मंच से कहा था कि जिस तरह से उन्होंने जो फीडबैक उनको मिला लोगों से, अलग अलग वर्गों से, किसानों से, महिलाओं से, श्रमिकों से, खासतौर पर अलग अलग जाति समुदाय के लोगों से, उनको उनकी बातों को उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो में शामिल किया गया और ये एक तरह से उन्हीं का दस्तावेज़ है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। बड़ी बात है जो 4-5 मजबूत पिलर जिनको इस पूरे मैनिफेस्टो का आधार बनाया गया है, वो है हिस्सेदारी न्याय। पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा है, इसमें जो पिछले दिनों मांग उठती जा रही थी जातिगत जनगणना की, उसके तहत इसमें वादा किया गया है कि जातिगत जनगणना की जाएगी और 50% का जो रिजर्वेशन का कैप है उसको हटाया जाएगा और ये कैप बढ़ाया जा सकता है। दूसरा जो ईबीसी, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है 10%, वो जारी रहेगा। दूसरा, युवाओं को टारगेट करने की कोशिश की गई। करीब 30 लाख युवाओं को एक तरीके से नौकरी, जो सरकारी रिक्तियां हैं उनको भरने की बात की गई है और साथ ही जो युवा कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उनको कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही एक अप्रेंटिस प्रोग्राम के ज़रिए एक तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए ये 1 साल की एक तरह से नौकरी का वादा किया गया है, जिसमें साल भर में करीबन 1 लाख रुपए मिलेगा। नारी न्याय के तहत महिला आरक्षण, करीब 33% आरक्षण की बात की गई है। वहीं किसान न्याय के लिए एमएसपी गारंटी का कानून, जो कि स्वामीनाथन आयोग ने जिसकी सिफारिश की है, वो भी लागू करने की बात की गई है। तो इस तरह से महिला, युवा, नारी, किसान और मजदूर, इन पर इस पूरे मैनिफेस्टो में फोकस किया गया है। जी, शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक झा जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जफर इस्लाम साहब है बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही राम कृपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। दीपक जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी कवायद के बाद आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 5 न्याय 25 गारंटी की बात की गई है। वो तमाम मुद्दे जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान उठाए गए थे, उनकी भी झलक इस घोषणा पत्र में दिखाई दे रही है। क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की, और क्या वादे जो आपने किए हैं जनता से, किस तरह से इनको लेकर के जाएंगे, और कितनी उम्मीद है आपको कि जनता का साथ और समर्थन मिलेगा? अखिलेश जी नमस्कार। आज ये जो न्याय पत्र हमारी कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है, ये देश का, युवाओं का भविष्य बदलने का काम करेगा। देश में एक नई ऊर्जा लाने का काम करेगा। जो एक मोदी की गारंटी है, जो भाजपा सरकार की गारंटी, भाजपा तो कोई बोलता ही नहीं, मोदी की नहीं बोलते, इसलिए हमें मोदी की गारंटी बोलना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भाजपा की गारंटी हो, भाजपा सरकार की गारंटी कहते, जो झूठ की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार की गारंटी है, जो चंदा चोरों की गारंटी है। जफर इस्लाम साहब, आपके पास आना चाहूँगा। अभी हम सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है ये, और जिस तरह से शुरुआत दीपक जी ने की थी, वो अपने वादों के बारे में कम चर्चा करना चाह रहे थे, वो आपके ऊपर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी ज़्यादा लगाना चाह रहे थे। तो ये समझ में आ रहा है कि इन वादों के जरिए कांग्रेस पार्टी जो है मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करना चाह रही है। अब देखिए, ये न्याय जब करते हैं ना, तो अपने आप को पूरे तौर से एक्सपोज भी करते हैं कि 60-70 साल अन्याय किया है, तो चलो अब न्याय का ढिंडोरा पीटते हैं। लेकिन जनता तो समझती है ना कि भाई उनके साथ न्याय कब से हो रहा है और इन्होंने कितनी अन्याय किए हैं जनता के साथ। बिजली पानी सड़क का वादा कर करके किसने दिया बिजली पानी सड़क? अब प्रधानमंत्री जी ने, आज के प्रधानमंत्री जी ने दिया। तब तो सिर्फ नारा दिया, आज पानी दिया, बिजली दिया, सड़क दिया, बैंक अकाउंट में पैसे दिए, और आपको मजबूत, आपके दामन को और हाथ को पकड़ के मजबूत थाम के मजबूत बनाया। देश और दुनिया दोनों के सामने भारत जो है एक मजबूत देश की तरह उभर के आया। ये किसने किया? आपने तो कमजोर देश को बनाया था, खुद भी कमजोर, देश को भी कमजोर और जनता को भी कमजोर रखा था। अब जनता भी मजबूत, देश भी मजबूत और देशवासी भी मजबूत हो गए। तो ये सब झूठ जो लिखा है इन्होंने, वो जनता समझती है, ये सोचते हैं लुभावन वाला काम करेंगे। अब इसमें झूठी फूटी तस्वीर भी डाल देते हैं,
बफेलो रिवर की तस्वीर न्यूयॉर्क से निकाल के यहाँ पर डाल देते हैं और सोचते हैं कि लोगों को, जनता को पता नहीं चलेगा। भाई आप आज भी वो समझते हैं कि जो 70 के दशक में, 60 के दशक में जो जनता थी, उसको बेचारे को इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत गुमराह किया, बहुत फायदा उठाया। अब जनता समझ चुकी है। ये सारे जो ढकोसले हैं, इनके झूठे ढकोसले, उसको देखते हुए मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल कि जी जफर साहब। ना तो सुनिए, ये जो चंदा आता है ना इनके पार्टी में, उसको भी छिपाते हैं। और और जो वहां की फर्स्ट फैमिली है ना, गांधी फैमिली, उसको अपना ही इनकम बना लेती है और फिर इनकम टैक्स भी नहीं देती है। ठीक तो है। इस तरह के लोग, अब ये इस तरह के लोग ये वादा करेंगे, पहले न्याय तो कीजिए देश के साथ, जो आपने अन्याय किया है। आपने इतने लाखों करोड़ों का टैक्स जो आपने जो दिया नहीं है, वो अन्याय कर रहे हैं देश के साथ, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिसको आपने खा लिया है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है अब जनता पूरे तौर से समझती है, ठीक और है, ये जनता इनकी के झूठ को। सामने सबकी बातें हैं और जनता इस पर फैसला करेगी। दीपक झा जी जुड़ गए हमारे साथ, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। दीपक जी, कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, आपका वीडियो चला गया था। आप अपनी बात पूरी कर लें, लेकिन उससे पहले जफर इस्लाम साहब ने भी काफ़ी बातें कही हैं। जो आप बातें गिना रहे थे, वो कह रहे हैं कि चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी, जो कि बुनियादी ज़रूरतें हैं, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं कर पाई। तब लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी, अभाव था, इसलिए उन्हें गुमराह किया गया। लेकिन अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। देखिए फरहान साहब, इसके इस देश ने इनको शिक्षा दिया है, ये मोदी के बनाए इसको नहीं पढ़े हुए हैं। ये उन हैंडपंप, उन नलों से पानी को पिया, निकलते हुए पानी को पिया, जो इस देश की सरकार ने बनाया। तो जब पाकिस्तान में पैदा हो या खाना पीना आप शायद दीपक जी कहीं बाहर हैं, नेटवर्क आपका कमज़ोर आ रहा है, तो आपकी आवाज़ ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने के लिए। तब तक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आपने सुना, हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता, उनसे हमारी ठीक से ही बात हो नहीं पाई, लेकिन जफर इस्लाम साहब ने अपनी ओर से बड़ी पुरजोर तरीके से बात रखने की कोशिश की है। कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके वादों पर जनता भरोसा ना करे, क्योंकि 60 साल उन्होंने शासन किया है और केवल गुमराह करने का काम किया। चुनाव के वक्त पर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हों, अपने अपने वादे जनता के सामने लेकर आती है। घोषणा पत्र कहें, संकल्प पत्र कहें, उनके माध्यम से जनता के पास एक मौका होता है इनको परखने का, जांचने का, समझने का। उसी के आधार पर जनता अपनी राय बनाती है, फिर फैसला देती है। आपके हिसाब से कांग्रेस ने आज जो वादे किए हैं, उनमें कितनी प्रामाणिकता है और कितनी ज़रूरत उन वादों की आज है? देखिए अखिलेश जी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बाकी पार्टियां हो जो इंडिया अलायंस की हैं या एनडीए की हैं, ये घोषणा पत्र आज कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से ही जो पार्टियां रही हैं उस दौर में घोषणा पत्र लाती रही हैं, और जनता ये जानती है कि इन घोषणाओं में, इन संकल्पों में और यथार्थ में क्या जमीन पर उतरता है, उसका अनुभव बड़ा पुराना है। जो नई पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, 60% करीब ऐसे हैं जो 35 साल 40 साल के हैं। उन्होंने भी हाल फिलहाल में कई घोषणा पत्र देखे होंगे। तो घोषणा पत्र में देखिए, घोषणाओं में तो कुछ जाता नहीं है, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन आज में कांग्रेस के घोषणा पत्र में जितनी बातें कही गई हैं, अगर ये संभव है तो बहुत अच्छा है, ये तो देश के हित में बहुत होगा। लेकिन पहली बात यह है कि उसी मंच से राहुल जी ने कहा कि इंडिया अलायंस, तो पहली बात तो यह है कि ये इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र नहीं है, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। पहली बात तो जनता ये पूछेगी कि जब सत्ता में जो पहुंचेगा वो किस घोषणा पत्र पे काम करेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, सबके घोषणा पत्र आएंगे। तो जिसको एक सीएमपी कहते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हमेशा क्या होता है कि हर घोषणा पत्र से कुछ चीजें काट दी जाती हैं। तो इस घोषणा पत्र से क्या फेंका जाएगा, क्या बचेगा, दूसरे घोषणा पत्र क्या। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए ये चुनाव अखिलेश जी आप जानते ही हैं, ये पार्लियामेंट्री चुनाव एक तरह से रेफरेंडम हो जाता है। आज भी ये रेफरेंडम है कि मोदी की लीडरशिप चाहिए या नहीं चाहिए, सीधी एक बात है। पिछले 10 सालों का काम है और अभी आगे अनसर्टेनिटी है। मोदी जो भी कह रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस के घोषणा पत्र जैसी अच्छी बातें उतनी नहीं हो, लेकिन कम से कम ये जनता ये तो जानती है ना कि जो कुछ कहना, जो कह रहे हैं, अगर ये आए तो इम्प्लीमेंट भी यही करेंगे।
ठीक है, उसमें कोई कटौती नहीं है कि कोई बिल्कुल। पार्टी उसमें कटौती माफी चाहता हूँ करेगी। रामकृपाल जी, थोड़ी समय की कमी है, मैं जफर जी के पास जाना चाहता हूँ। जफर जी, संक्षेप में, कांग्रेस की बात तो हमने आज कर ली, घोषणा पत्र उनका आ गया, आपका घोषणा पत्र कब आएगा? जिसको कि पीएम मोदी जी ने कहा है कि ये हम घोषणा पत्र नहीं लाते, हम संकल्प पत्र लाते हैं, तो ये कब तक आएगा और क्या इसकी हाईलाइट्स हो सकती है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा संकल्प होता है, इसलिए हम संकल्प पत्र बोलते हैं, इसलिए कि हम जो भी संकल्प करते हैं उसको पूरा करने की हर कोशिश, मुमकिन कोशिश करके दिखाया है। समय से पहले वादे जितने हैं, 5 साल का वक्फा मिलता है, और 5 साल से शुरू ही के दौर में हमने बहुत सारे जो है वादे पूरे कर दिए जो संकल्प पत्र में हमारा होता है। तो इसलिए कि हम लोगों को गुमराह के लिए नहीं, हम उसकी गारंटी लेते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद से गारंटी लेते हैं जो संकल्प पत्र में आता है, तो हमने पूरा किया है। अभी हमारी कमेटी बनी है, 27 मेंबर की कमेटी बनी है, 2 बार उसकी मीटिंग हो चुकी है। मुझे लगता है एक और मीटिंग होगी और जल्दी संकल्प पत्र जो हमारा तैयार हो जाएगा, और 12 तारीख तक, हमें ऐसा गुमान करता हूँ, कोई हमारी औपचारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है, ऐसा गुमान करते हैं 12 तारीख तक ये हमारा संकल्प पत्र भी जनता के बीच में आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को नोटिस दिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत के बाद ये नोटिस जारी किया है। आयोग के मुताबिक बीजेपी ने 4 अप्रैल को शिकायत दी थी कि आतिशी ने बीजेपी को लेकर गलत बयान दिया। आतिशी ने 2 अप्रैल को एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बीजेपी से ऑफर मिलने की बात कही थी। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि बीजेपी ने उनके करीबियों के जरिए ऑफर दिया था कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना आने वाले 1 महीने के अंदर ईडी घर पर छापा मारेगी और गिरफ्तार कर लेगी। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर ये न्यूज टीवी पर चलती है, और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। आज मैं इस देश की इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन बन गए हैं? उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाया, हमने उनको चेतावनी दी, उन्होंने माफी नहीं मांगी, हमने कंप्लेन किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब इलेक्शन आयोग ने उनको नोटिस दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और आतिशी जी ने स्पेशली किया, उस पे या तो वो माफी मांगे और नहीं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विन जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से। अश्विन, ये पहले भी कई बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस तरह के दावे किए कि बीजेपी की ओर से उनको संपर्क किया गया। हमने देखा कई बार विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर ये दावे किए गए कि विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के, उन पर डोरे डाले जा रहे हैं, बीजेपी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता लागू है, इसलिए चुनाव आयोग ने भी इस तरह के बयानबाजी में दखल दिया है। किस तरह की आगे कार्रवाई संभव है? जी, आप देखें तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो अलग अलग समय पर बयानबाजी कर चुके हैं इस तरीके की कि बीजेपी उनको पोच कर रही है, उनके विधायकों को, उनके एमएलए को, पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और बीजेपी में शामिल करने की बात कर रही है। ऐसा खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार कहा है और उनके कई मंत्री अलग अलग 2 बार कह चुके हैं। ये मामला इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग ने अब नोटिस जारी किया क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और 17-19 तारीख को पहले फेज़ का चुनाव होना है। अब जो आतिशी हैं उनका रिएक्शन आया है कि चुनाव आयोग ने क्या बीजेपी के इशारे पे नोटिस दिया है। बताते हैं कि इससे पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के नेताओं को इलेक्शन कमीशन ने बयान पे ही नोटिस दिया है, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो चाहे दिलीप घोष हो, दोनों को ही बयानों के नोटिस दिया गया। इसलिए ये कहना कि
चुनाव आयोग किसी पार्टी की तरह काम कर रहा है, ये थोड़ा आरोप गलत लगता है। लेकिन हाँ, जो इलेक्शन कमीशन ने इसलिए नोटिस दिया था क्योंकि बीजेपी ने उनकी शिकायत 4 तारीख को की थी। उससे पहले बीजेपी ने साफ कहा था कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले अगर ये सच नहीं है तो माफ़ी मांगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन का लेटर भी देखें तो इलेक्शन कमीशन ने उस पत्र में कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी नेता जो भी कोई आरोप लगाता है उसके पीछे उसके पास कोई सबूत होगा, उसका बैकिंग होगा, जिसको वो प्रूफ कर पाए कि जो उसने ये आरोप लगाया उसके लिए कुछ उसके वैलिड रीज़न है। तो यही लेटर में मांग करते हुए इलेक्शन कमीशन ने आतिशी को नोटिस भेजा है कि वो 8 तारीख यानी सोमवार को 12 बजे तक अपना जवाब दाखिल करें, साथ ही बताएं कि उनके पास क्या सबूत है कि जो बीजेपी ने, जो उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के नेता उनके एक सहयोगी के जरिए ये उनसे बात करने की कोशिश की, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी तो उनका पॉलिटिकल करियर और फ्यूचर दोनों बचा रहेगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अश्विन जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इस बार नोटिस दिया है और उनसे पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता हूं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने एक खबर छापी है जिसमें कई आरोप लगाए गए। इस खबर के मुताबिक गार्डियन से बात करने वाले भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार ने कथित तौर पर विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करवाई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ साक्षात्कार और साथ ही पाकिस्तानी जांचकर्ताओं द्वारा साझा किए गए दस्तावेज इस बात पर नई रोशनी डालते हैं कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण के तहत कथित तौर पर विदेशों में आतंकवादियों का खात्मा शुरू किया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2 भारतीय खुफिया अधिकारियों ने कहा कि 2019 में पुलवामा हमलों के बाद फोकस विदेश में रह रहे आतंकियों पर हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2 अलग अलग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें 2020 के बाद से 20 हत्याओं में भारत की संलिप्तता का संदेह है। इधर गार्डियन को ही भेजे जवाब में भारत ने इन आरोपों को झूठा बताया है। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी पिछले 1.5 साल में मारे गए हैं। 11 अक्टूबर 2023 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ को पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। पिछले साल सितंबर में लश्कर तैयबा के संस्थापक सदस्य मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में गोली मारकर हत्या की गई। कैसर हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। लश्कर तैयबा का जिया उर रहमान भी 12 सितंबर को कराची में मारा गया। लश्कर तैयबा का ही मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम, उसकी रावलकोट में हत्या की गई। फरवरी 2023 में हिजबुल का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। मार्च 2013 में IC-814 के अपहरणकर्ताओं में से एक और जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मिस्त्री जहूर इब्राहिम कराची में मारा गया। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में मारा गया। वो खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था। उसकी हत्या मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात बंदूकधारियों ने की। पंजवार को भारत ने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था। और इस पूरे मसले को विस्तार से समझा रही है हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। ये जो पूरी रिपोर्ट है वो 3 से 4 अननेम्ड सोर्सेज को लेकर बनाई गई है। इसमें ये बताया गया है कि कुछ खुफिया जो वहां पर अधिकारी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बात की है, उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं जो गार्डियन खुद भी वेरीफाई नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि पहली बार कुछ खुफिया अधिकारियों ने यहाँ पर भारत में उनसे बात की है और ये बिना नाम के जो सोर्सेज हैं और बाकी इस तरह के सारे तार बुनकर ये रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जिनकी हत्या भारत के कहे पर करवाई गई है। अब ये जो कथित तौर पर हत्याएं करवाई गई हैं उनमें कौन से लोग हैं ये भी देखना बड़ा जरूरी है। इनमें अधिकतर जो हैं वो लश्कर के या फिर जैश के आतंकवादी हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनको आगाह किया था, उनमें से कईयों को, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी और अभी भी कई ऐसे हैं जिनको आगाह किया गया है और
वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इस पर ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहता है, ये वहां पर कहा गया है। यानी कुल मिलाकर इसको कहीं से भी क्रॉस वेरीफाई जिसको कहते हैं वो नहीं किया जा सकता, और ये 3 से 4 सूत्रों के आधार पर ये खबर दी गई है। जिनके नाम इसमें दिए गए हैं उनमें एक कश्मीरी टेररिस्ट है जहूर मिस्त्री, जिसको हाईजैकिंग ऑफ एयर इंडिया के एक फ्लाइट के बारे में उसकी हत्या की गई, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। एक और केस है शाहिद लतीफ का, जो कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, उसके बारे में कहा गया है। एक और आतंकी है बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके बारे में इसमें बात की गई है। कुल मिलाकर ये सभी नाम दिए गए हैं, और ये अधिकतर जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान में जो खुफिया अधिकारी हैं वो कह रहे हैं, और वो भी दस्तावेज जो है वो शायद गार्डियन के पास नहीं है। लेकिन जब गार्डियन की ही इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्होंने जब विदेश मंत्रालय से इस बाबत में रिएक्शन मांगा, तो विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। इसके पहले जब कनाडा ने इस तरह का आरोप लगाया था, उस वक्त भी ये साफ कहा गया था कि भारत की ऐसी नीति नहीं है और भारत ये कभी भी नहीं करता है। तो ये चीज बड़ी साफ है, लेकिन तब भी गार्डियन की इस रिपोर्ट में ये पूरा ब्यौरा दिया गया है, और कथित तौर पे जहां कहा गया है कि भारत ये काम कर रहा है, जो कि भारत ने साफ इनकार किया है। और रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रायपुर के ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लग गई है। दूर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। पुलिस ने 3 किलोमीटर का इलाका खाली करा लिया। आसपास के मकान भी खाली कराने में पुलिस जुट गई है। आग पिछले 3 घंटे से लगी है और लगातार बढ़ रही है। अधिक जानकारी देने के लिए जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, कुछ समझ में आया है अभी तक, पता लगा है कि ये आग क्यों लगी और इसको कब तक काबू पाने की उम्मीद बताई जा रही है? आग किस कारण से लगी अभी इसका पता नहीं चला, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, क्योंकि ये बिजली विभाग का गोदाम था। तस्वीरें एक बार हम फिर दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखा देते हैं। ताज़ा तस्वीरें हैं ये आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रही है, और आसमान में जो है जो धुएँ के गुबार हैं वो देखे जा सकते हैं। और ये जो धुएं के गुबार हैं शहर में करीब ये कहा जा रहा है 7 से 8 किलोमीटर दूर तक देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये आग को लगे हुए काफ़ी देर हो गए हैं और इस पर अभी काबू नहीं पाया गया है। प्रवीण से कहूँगा थोड़ा सा जूम वहाँ पे करें, क्योंकि वो देखिए ट्रांसफार्मर जो है अभी कुछ बचे हुए हैं जिसमें अभी आग लगी है, और ये कहा जा रहा है कि ये संख्या करीब 500 से ज़्यादा ये ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। और इस पे जो है एक केमिकल होता है, एक ऑयल होता है। ऑयल होने की वजह से जो है लगातार जो है बीच बीच में यहाँ पर ट्रांसफार्मर के फटने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तपिश बढ़ रही है, और तपिश बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर देखें कि लोग जो है लोगों को खाली करा लिया गया है। ये यहाँ पे रिहायशी इलाका था, ये राइट साइड में भी रिहायशी इलाका, तो यहाँ से तमाम जो लोगों को यहाँ से बोल दिया गया है कि वो थोड़ा दूर चले जाएं, सुरक्षित स्थानों में पहुँच जाएँ, क्योंकि ये आग जो है ना काफ़ी भयावह है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें काफ़ी समय लग सकता है, और इतनी बड़ी आग शायद राजधानी रायपुर में पहली बार इतनी बड़ी आग लगी है जिसको 8 किलोमीटर के दायरे से देखा जा सकता हो। और आसपास के जितने भी दमकल कर्मी हैं, जैसे कि धमतरी यहाँ से 70 किलोमीटर की दूर, वहाँ से भी वहाँ की मदद मांगी गई है। भिलाई नगर निगम से मदद मांगी गई है। उसके अलावा जो पावर प्लांट है आसपास में, उनके जिनके पास भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उनसे मदद मांगी गई है। अब ये एक हाईटेक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, और ये शायद भिलाई से बुलाई थी, तो अभी जस्ट यहाँ पे पहुँची है। नहीं, ये एयरपोर्ट की है, एयर इंडिया की है, क्योंकि ये हाईटेक है। और शायद सबसे ज़्यादा हाईटेक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, तो एयरपोर्ट से भी अथॉरिटी से भी मदद यहाँ पे पहुँच चुकी है, और आसपास के जितने फायर स्टेशन हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है, और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे जो भीड़ नज़र आ रही थी, वो भीड़ जो है पूरी तरीके से यहाँ पे दूर कर दी है पुलिस विभाग ने, और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कि किसी भी तरीके से लोग यहाँ पे पास में नज़दीक में न जाएं, क्योंकि कोई किसी भी तरीके की कोई कैजुअल्टी हो सकती है। आसमान में जो गुबार दिख रहे हैं, और सामने का जो यहाँ पे 11,000 kV का जो है वायर लाइन थी, तो इतनी आग जली कि यहाँ पे जो एक खंबा है वो पिघल कर जो है नीचे टूट कर गिर गया। और तो इस तरीके से काफ़ी भयानक आग ये लगी है, और पुलिस फिर एक बार कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, और क्योंकि रुक कर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके की कोई कैजुअल्टी नहीं है,
और जो फोम एक्सटिंग्विशर होता है उसकी कमी है जो आसपास से मंगाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की जो ट्रांसफार्मर वगैरह में आग लगती है जिसमें ऑयल होता है, उसे बुझाने के लिए पानी से ज़्यादा अगर कारगर जो साबित होता है वो CO2 जो सॉलिड फॉर्म में होती है और फोम एक्सटिंग्विशर होता है, उससे उसको बुझाया जाता है। तो वो आसपास की जगह से मंगाया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस तमाम जानकारी के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चूरू में रैली की और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचारियों से कहना चाहते हैं कि कितना भी झूठ फैला लें, मोदी डरने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उन्होंने कहा कि जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। इसीलिए मैं कहता हूं, जब नियत सही तो नतीजे सही। उन्होंने कहा कि जो काम अब तक हुआ है वो तो सिर्फ झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी घोषणा पत्र नहीं, संकल्प लेती है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। लेकिन मोदी के मन की बात में आज चूरू में बता देता हूं, बता दूं, देखिए जो अब तक हुआ है ना वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर।